नमस्कार, गुड मॉर्निंग बॉस। स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। हाथरस भगदड़ कांड वाले बाबा का राइट हैंड गिरफ्तार हो चुका है। 121 मौत के बाद पहली बार बाबा सूरजपाल भी मीडिया के कैमरे पर आया। जितना बताया उससे कई ज्यादा छिपाया। जांच एजेंसियों की 100 सवालों की लिस्ट तैयार है और जवाब सिर्फ बाबा सूरजपाल के पास है। लेकिन एक साइलेंट गवाह भी है जिसे बाबा का हर राज पता है, जो हर सच से वाकिफ है। जहां बाबा की हर मिस्ट्री कैद है, वो गवाह है आश्रम। बाबा सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि का आश्रम। तो देखिए एबीपी न्यूज की खास पेशकश आश्रम। हिंदुस्तान को झकझोर देने वाले भगदड़ कांड के 90 घंटे बाद बाबा सूरजपाल तो मीडिया के सामने आ गया। लेकिन इस बाबा की सल्तनत और साम्राज्य का तिलिस्म कायम है। और कायम है वो सवाल जो बाबा को चमत्कारी मानने वालों के जहन में है और बाबा को ढोंगी कहने वालों के मन में भी। सूरज की रोशनी से छिपकर सूरजपाल कहां अंडरग्राउंड है? सबसे बड़े सूबे की पुलिस के हाथ हाथरस कांड वाले बाबा तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? और अब किस आश्रम की तरफ कूच करने वाला है ये बाबा? अगला सेफ हाउस कहां है? कौन सा सेवादार बाबा का कवच बनकर 24 घंटे एक्टिव है? आज इन सारे सवालों का जवाब ढूंढेंगे। सड़क से लेकर आसमान तक बाबा और उसके साम्राज्य को तीसरी आंख खोजेगी और जो कुछ भी आसमानी कैमरे में कैप्चर होगा वो सब एबीपी न्यूज पर दिखेगा। पहली बार कई जिलों में बाबा के आश्रम का हवाई सर्च ऑपरेशन टेलीकास्ट होने जा रहा है। पहली बार बाबा के भक्तों से लेकर सेवादारों की ब्रेन मैपिंग का ट्रेलर टेलीकास्ट होने जा रहा है। और टेलीकास्ट होने जा रहा है बाबा के तिलिस्म का वो अनसुना और अनदेखा अध्याय जिसका एक एक फ्रेम आश्रम का रहस्य लोक है। बाबा की मायावी दुनिया का सस्पेंस है और भक्तों के लिए आश्चर्य और अजूबे का संसार है। अगले 20 मिनट देखिए एबीपी न्यूज पर आस्था और अंधविश्वास के बीच करोड़ों अरबों की सल्तनत का प्रतिबिंब, वो जगह जहां बाबा सूरजपाल के सबसे डार्क सीक्रेट कैद हैं, वो जगह जहां एक इंसान के भगवान होने के पाखंड का सबूत छिपा है, वो जगह जिसे कहते हैं आश्रम। तो क्या किसी इंसान को भगवान समझ लेने की गलती की कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है? जो बाबा दावा करता है कि वो भक्तों से दान दक्षिणा नहीं लेता, उसकी सल्तनत का विस्तार करोड़ों अरबों रुपए तक कैसे जा पहुंचा? मुंबई के मरीन ड्राइव पर जितनी भीड़ विश्व विजेताओं के स्वागत में थी, उससे ज्यादा का जमावड़ा बाबा सूरजपाल के आश्रम के बाहर लगता था। आस्था और अंधविश्वास के बीच ये सिस्टम कैसे बन गया? बाबा अपने किस आश्रम में छिपा है? जब एबीपी न्यूज ने तीसरी आंख से बाबा के आश्रम की पड़ताल की तो क्या दिखा? देखिए एबीपी न्यूज स्पेशल शिरीन आश्रम का पहला अध्याय, तहकीकात। दो जुलाई की दोपहर हाथरस के जिस गांव में भगदड़ मची, वहां से सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर है संभल। एबीपी न्यूज की टीम को पता चला कि संभल में सूरजपाल और भोले बाबा का एक आलीशान आश्रम है। ये भी पता चला कि आश्रम के आसपास बाबा सूरजपाल के खासम खास भक्तों का ईंट भट्ठे का मोटा कारोबार भी फल फूल रहा है। तो क्या भगदड़ कांड के बाद सूरजपाल अपने काफिले के साथ संभल भागा? क्या बाबा सूरजपाल अपने ईंट भट्ठे वाले सेवादारों के यहाँ शरण लिए हुए हैं? अगर हाँ, तो आसमानी आंख से बाबा सूरजपाल बच नहीं पाएगा, क्योंकि उसके आश्रम का चप्पा चप्पा आज आसमान से खंगाला जाएगा। कहीं भी
कोई भी हलचल दिखी, गाड़ियों की मूवमेंट दिखी तो वीडियो कैमरे में कैप्चर हो जाएगा। संभल के आश्रम से जुड़ी मिस्ट्री डिकोड करने और बाबा सूरजपाल की तलाश में हम पहुंच गए संभल चंदौसी मार्ग। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के संभल जनपद में हैं और संभल जनपद में ये संभल चंदौसी मार्ग पर एक आश्रम बना हुआ है। ये भोले बाबा का आश्रम है जिसे प्रवास कुटिया का नाम दिया गया है और ये काफ़ी बड़े इलाके में है। यहाँ पर आश्रम भोले बाबा ने 2012-13 में यहाँ पर ये आश्रम का निर्माण कराया। यहाँ पर कुछ सेवादार जो हैं वो भी रहते हैं। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि पूरा जो आश्रम है एक आलीशान महल की तरह है। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये आश्रम है, लगभग 3 मंजिला आश्रम है। इसके अंदर एक बेसमेंट है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है और ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। और ये पूरा आश्रम जो है इसकी बिल्डिंग पूरा हाईवे के किनारे है ये, और यहाँ पर सेवादार भी हैं। बाबा सूरजपाल की महिमा का ये ट्रेलर हमें चौंकाने के लिए काफी था। नाम रखा है प्रवास कुटिया और इमारत बनाई है इतनी आलीशान कि दिल्ली एनसीआर के धन कुबेर भी आंखें फाड़ कर देखें। बाबा के आश्रम के बाहर एक अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था कि इस चुप्पी के पीछे कोई बहुत बड़ा सस्पेंस है। एबीपी रिपोर्टर उबैदुर रहमान ने आश्रम का ड्रोन से मुआयना करने से पहले अपनी तहकीकात शुरू की। आश्रम के 3 गेट हैं, मुख्य द्वार बीच वाला है, 2 दाएं बाएं में हैं। अभी इनमें ताला लगा हुआ है और इस साइड के रास्ते का ये लोग सेवादार जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये यहाँ पर आश्रम की गैलरी है, सेटबैक है, यहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं। यहाँ पर ज़िलाधिकारी संभल के नाम से जो है वो साकार विश्व हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा के लिए जय जयकार हो, इस तरह के स्लोगन्स यहाँ लिखे हुए हैं। और ये आश्रम का जो है साइड है। उसके अलावा हम आपको फ्रंट दिखाने की कोशिश करते हैं कि आश्रम का जो फ्रंट है वो यहाँ से हम दाखिल होते हैं। ये आप अंदर आ गए हैं और ये फ्रंट हॉल है। जो गेट है आश्रम का वो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये सीढ़ियाँ हैं, इसके नीचे एक बेसमेंट है और इन सीढ़ियों से ऊपर जाने के बाद सामने जो एक हॉल है जो अभी लॉक है। इसको सेवादार बता रहे हैं कि इसकी चाबी इनके पास नहीं है। बाबा सूरजपाल के आश्रम को देखकर हम दंग थे। हम तीसरी आंख से आश्रम का कोना कोना खंगालना चाहते थे। हमने वो भी किया, लेकिन वो वीडियो फुटेज देखने से पहले हम बाबा के आश्रम की छत पर जाना चाहते थे। क्या पता वहां 2 जुलाई का कोई सबूत हो। हम बाबा के आश्रम की छत पर हैं इस वक्त। आप देख सकते हैं कि यह आश्रम का जो है टॉप फ्लोर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बैठने के लिए, सत्संग के लिए जगह बनी हुई है छत पर और टाइल्स लगी हुई हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि जो आश्रम है उसके आसपास जो भी भट्टे हैं, और ये आश्रम का ऊपर से आंगन है और यहाँ पर सोलर पैनल्स भी लगे हुए हैं। और आसपास जो ये भट्टे आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब बाबा के नाम से ही यहाँ पर चलते हैं। हमें पता चला कि इस आश्रम में एक तहखाना भी है। जमीन से नीचे कुछ कमरे भी हैं। तो क्या आश्रम के बेसमेंट में कुछ सुराग मिल सकता है? क्या तहखाने में बाबा की मिस्ट्री वर्ल्ड का कोई लिंक है? सवाल का जवाब जानने के लिए एबीपी रिपोर्टर ने बेसमेंट का दरवाजा खोल दिया। बाबा के आश्रम में एक बेसमेंट भी है। हम इस वक्त बेसमेंट में हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाबा के जो होर्डिंग हैं, फ़ोटो लगे हुए, वो यहाँ पर रखे हुए हैं। साकार विश्व हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा के लिए जय जयकार हो, ये लिखा हुआ है। बाबा का फ़ोटो लगा हुआ है यहाँ पर। और बहजोई के पास कार्यक्रम कोई हुआ था 1 अप्रैल 2013 को, उसका ये यहाँ पर बाबा का जो होर्डिंग लगे थे वो रखे हुए हैं। और यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो प्रवचन बाबा करते हैं संभवतः उसके लिए ये स्टेज का सामान है। और ये पूरा एक बेसमेंट है। इस बेसमेंट के अंदर भी जो है जो सामान है आश्रम का वो रखा रहता है जब कार्यक्रम होते हैं, तो उसके लिए ये जो फर्नीचर है, जो कारपेट्स हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। और इस बेसमेंट में जो है सिर्फ वो सामान अभी रखा हुआ है, कुछ कुर्सियाँ हैं यहाँ पर। तो ये आश्रम का बेसमेंट है। यानी आश्रम का चप्पा चप्पा खंगालने के बाद भी
हमें न तो बाबा सूरजपाल मिला, न ही 2 जुलाई के भगदड़ कांड का कोई सबूत। इसलिए अब हमने आश्रम के चप्पे चप्पे को ड्रोन से खंगालना शुरू किया। ये ड्रोन फुटेज देख रहे हैं आप। संभल में बाबा की प्रवास कुटिया का हर एंगल कैप्चर है इस ड्रोन फुटेज में। अगर वाकई बाबा यहाँ छिपा होता तो वो ड्रोन की नजर से नहीं बच पाता। हमने सेवादारों से बात की तो चौंकाने वाली बात पता चली। सेवादारों ने हमें बताया कि इस आश्रम में बाबा सूरजपाल 1-2 बार प्रवास करने आ चुका है, लेकिन साल 2015 से बाबा यहाँ आया ही नहीं। ये जो आश्रम है ये 2012 में आपने बताया बना, 2012 तो यहाँ पर कार्यक्रम कब हुआ था? 2013 में 1 महीना रहे बोले बाबा। अच्छा। हाँ। अच्छा। और फिर 2015 में रहे 8 दिन बस, जब से नहीं आए हैं। अच्छा, तो ऐसी क्या वजह रही जो इतने लंबे अरसे से नहीं आए वो यहाँ पर? वो तो वो जाना साहब, इस बात को तो हम कैसे कह दें। अच्छा, वो बता रहे थे कुछ लोग कि वो एक किसी लड़की ने आरोप लगाया था। क्या मामला था, क्या घटना हुई थी वो? ये सब झूठ बकवास है। अच्छा। हाँ, कुछ भी नहीं है। कह रहे थे किसी भट्टे वाले की लड़की थी, उसको सम्मोहित करने का आरोप लगा था बाबा पे। उसके बाद कोई कार्रवाई हुई थी यहाँ पे? कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, कहते ही नहीं, तो है ही नहीं कोई ऐसी बात। अच्छा, तो और यहाँ विरोध भी कुछ नहीं है। तो हाथरस वाली घटना का आपको जानकारी मिली? हाँ, जो जानकारी भी मैं गया नहीं था, बस क्या कुछ उसमें कुछ बोल नहीं सकता मैं। अच्छा। हाँ। तो जब ये कार्यक्रम होते हैं, बड़े कार्यक्रम, तो इसका खर्चा वगैरह कैसे होता है? कमेटी करती, जहाँ तक कराती था हम कराएंगे, हमारे पास आएंगे तो हम कमेटी कराएगी हमारा खर्चा। चंदा कर उनसे कोई लेना देना नहीं है। लोगों को किसी का पैसा चाहे तो कुछ नहीं लेते हैं। अच्छा। पान मिठाई फूल मात्रा कुछ भी नहीं है। एक बात तो साफ है, संभल के इस इलाके में ज्यादातर लोग बाबा सूरजपाल को और उसके नाम से अच्छी तरह परिचित हैं। सेवादार तो बाबा की अभी भी तारीफ करते हैं, लेकिन जो सेवादार नहीं है वो बाबा का नाम सुनते ही हाथ जोड़ लेते हैं और कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर देते हैं। बाबा का ये अदृश्य खौफ हमें आश्चर्य में डाल रहा था। हम बाबा के तिलिस्म की तह तक जाना चाहते थे। इस बीच हमें पता चला कि बाबा का एक आश्रम कानपुर में भी है। हमारी तहकीकात कानपुर की तरफ मुड़ गई। तो कानपुर के आश्रम से हमारी पड़ताल देखने से पहले एक बड़ी खबर मैं आपको बता देती हूं। हाथरस सत्संग हादसे के आरोपी सेवादार देव प्रकाश मधुकर को मजिस्ट्रेट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मधुकर ही भगदड़ वाले सत्संग का मेन आयोजक था। क्रोनोलॉजी समझिए, देव प्रकाश के गिरफ्तार होने के कुछ ही घंटे बाद बाबा सूरजपाल को मीडिया के सामने आना पड़ा। जिन भक्तों के लिए वो भगवान था, उनकी मौत पर संवेदना जताने में बाबा को 90 घंटे लग गए। यूपी पुलिस देव प्रकाश और बाबा के संबंधों का जो अतीत है उसे खंगाल रही है ताकि वर्तमान की पहेली सुलझाई जा सके। देव प्रकाश को पता है कि सूरजपाल एक कांस्टेबल से सिस्टम कैसे बन गया, बड़े बड़े नेता उसके आगे हाथ क्यों जोड़ने लगे और आखिर क्यों सूरजपाल के चरण की धूल में भक्तों को मुसीबतों से छुटकारा दिलाने वाली संजीवनी दिखती थी। क्या कानपुर के आश्रम में बाबा का सबसे बड़ा राज छिपा है या फिर मैनपुरी में ही छिपा है बाबा? देखिए एबीपी स्पेशल आश्रम की अध्याय 2 तिलस्म। कानपुर के बिधनू इलाके में एक गांव है करसुई। एबीपी न्यूज रिपोर्टर को पता चला कि इस आश्रम के बाहर सुबह से कुछ हलचल देखी गई है। हम वहां पहुंचे तो माहौल संभल से बिल्कुल उलट था। वहां कुछ गाड़ियां पार्क थी, चहल पहल भी थी। गेट पर पुलिसकर्मी को देखकर हम चौंक गए। मन में सवाल उठने लगा कि पुलिस यहाँ क्या कर रही है? कहीं बाबा सूरजपाल इसी आश्रम के अंदर तो नहीं? कहीं ये पुलिस बाबा की तहकीकात करते हुए यहाँ तक तो नहीं पहुंची? क्या वाकई बाबा सूरजपाल 2 जुलाई के बाद कानपुर भागा था? देखिए, कानपुर में बाबा सूरजपाल का आश्रम कितना आलीशान है, कितना विराट है, कितने ऊंचे गुंबद हैं। कारीगरी और नक्काशी कमाल की है। यकीन नहीं होता कि एक बाबा के पास ऐसा भी साम्राज्य है जिसका विस्तार इतना है कि ड्रोन कैमरे को भी मशक्कत करनी पड़ रही है। सबसे बड़ा आश्चर्य ये था कि बाबा का आश्रम जिस करसुई गांव में है, वहां अगल बगल कोई दूसरी इमारत नहीं थी।
यानी बाबा सूरजपाल के आश्रम को ईंट और सीमेंट से चुनौती देने वाला यहाँ कोई नहीं था। हमने कानपुर के आश्रम पर ड्रोन का पहरा बढ़ा दिया और ड्रोन कैमरे से आश्रम का चप्पा चप्पा कैप्चर करना शुरू कर दिया। भोले बाबा के कानपुर स्थित बिधनू के करसुई गांव में जो आश्रम बना, इसकी बाहर से आपको तस्वीरें दिखाई, ड्रोन के जरिए दिखाई। अब हम अंदर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप किस तरीके से यहाँ तकरीबन 3 बीघे में जो है इसके पीछे तक ये आश्रम बना हुआ है। आपको बता दें, जब यहाँ पे 2 बार पुलिस पहुंची है तो यहाँ पे जो सेवादार थे वो यहाँ से चले गए थे, लेकिन आज ये आश्रम फिर एक बार खुला हुआ है। आपको दिखाएंगे यहाँ पे जो और दरवाजे हैं, आगे चलेंगे और जो दरवाजे हैं वो भी फिलहाल बंद किए गए हैं। तो कहीं बंद दरवाजों के पीछे किसी सच को तो नहीं छिपाया जा रहा? क्या किसी सेवादार के पास कुछ ऐसा सीक्रेट है जो सामने आ गया तो बवाल मच सकता है? हम दरवाजे के पीछे जाना चाहते थे, इस आश्रम के हर कोने को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। आश्रम में जब एबीपी न्यूज़ की टीम एक बार फिर पहुंची तो हमने यहाँ पे देखा कि आज जो है गेट जरूर खुला हुआ है और कुछ लोग भी अंदर, हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। यहाँ के जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं और यहाँ भोजन की प्रक्रिया चल रही है। इस आश्रम के सेवादार अब भी हादसे के लिए बाबा को दोषी नहीं मानते, लेकिन बहुत से सेवादार ऐसे भी हैं जिनकी आंखों पर पड़ा पर्दा 2 जुलाई के कांड के बाद से हट गया है। जो 1 जुलाई 2024 तक सूरजपाल को परमात्मा कहते थे, भगवान मानते थे, उनके परिजन अब इस इंसान पर बरस रहे हैं। हमारे साथ विनोद जी हैं, जिनकी पत्नी, माँ और बेटी इस हादसे में चली गई हैं। विनोद जी, बाबा का एक वीडियो आया है, उन्होंने बोला है कि हम महापुरुषों से कह रहे हैं, हमारे जो लोग हैं तन मन धन से जो पीड़ित हैं, जो इस हादसे के शिकार हुए हैं, उनके साथ हैं। तो बाबा की तरफ से कोई सहायता, कोई लोग उनके आपके पास पहुँचे? कौन से बाबा? भोले बाबा जी। यहाँ कोई नहीं आया, यहाँ कोई नहीं आया, न कोई सहायता, न कोई कुछ नहीं। तो बाबा को आप क्या मानते हैं? हम क्या मानते, कुछ भी नहीं है बाबा। अगर होता कुछ उनमें तो अपने भक्तों की रक्षा नहीं करते। तो आप मानते हैं कि ये बाबा का ढोंग है, पाखंड है? हाँ, पाखंड ही नजर आ रहा है, और क्या है। आपको डर है कि अगर आप बोलेंगे तो बाबा के लोग, बाबा के जो समर्थक हैं, वो आपके साथ कुछ हादसा कर सकते हैं? तमाम निरे हादसा है, गई निरे परिवार के परिवार गायब कर दिए जाते। हम क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोल सकते। बाबा के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। बाबा को सबसे बड़ा झटका 5 जुलाई की रात लगा, जब बाबा का राइट हैंड कहा जाने वाला 1 लाख रुपए का इनामी देव प्रकाश मधुकर गिरफ्तार कर लिया गया। 14 दिन तक मधुकर रोज बाबा के राज से पर्दा उठाएगा, बाबा और बाबा के आश्रम से जुड़ी कई मिस्ट्री डिकोड करेगा। मधुकर की गिरफ्तारी के बाद अचानक बाबा भी प्रकट हो गए और भगदड़ के 90 घंटे बाद मारे गए लोगों के प्रति कुछ यूं अपनी संवेदना जताई। 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि बाबा सूरजपाल ने मीडिया को ये बयान मैनपुरी से दिया है। मैनपुरी हाथरस से ज्यादा दूर नहीं है, तो क्या बाबा भगदड़ कांड के बाद सीधे मैनपुरी भागा? क्या बाबा अभी भी मैनपुरी के आश्रम में छिपा है? इन सवालों का जवाब हम भी जानना चाहते थे। मैनपुरी में बाबा का आश्रम तो है, ये भी पक्की खबर है कि बाबा मैनपुरी के आश्रम में जाता रहा है। तो क्या ड्रोन कैमरे में बाबा कैप्चर हुआ? ये मैनपुरी के आश्रम की ड्रोन फुटेज है। मैनपुरी का ये आश्रम 21 बीघे में फैला है। बाबा के कुछ सेवादारों का मानना है कि इसी आश्रम में सूरजपाल अपने अनुयायियों के साथ मौजूद है।
खबर ये भी है कि पुलिस ने आश्रम के पास घेरा बना लिया है, बड़े एक्शन की तैयारी है और किसी भी वक्त 2 जुलाई कांड वाले इस बाबा के बारे में ब्रेकिंग न्यूज आ सकती है। तो 2 जुलाई से पहले बाबा सूरजपाल को न तो मीडिया फुटेज मिली थी और न ही उसका नाम कभी इतना वायरल हुआ था। इसके बावजूद वो लाखों भक्तों का मसीहा था। उसके पास ब्लैक कमांडो से लेकर महिला सेवादारों की सेना थी। बकायदा कोड वर्ड के सहारे वो अपनी प्राइवेट आर्मी को हाँकता था। एबीपी रिपोर्टर बाबा के आश्रम में घुसे तो प्राइवेट आर्मी और कोड वर्डधारी सेवादारों से जुड़ा सबसे बड़ा राज भी खुल गया। देखिए एबीपी स्पेशल सीरीज आश्रम की तीसरी और आखिरी अध्याय तंत्र। दो जुलाई 2024, वक्त दोपहर 1:59, जगह एटा। 40 सेकंड की इस सीसीटीवी फुटेज में गाड़ियां नहीं बल्कि हाथरस भगदड़ कांड के जवाब भाग रहे हैं। घड़ी में वक्त हो रहा है दोपहर 1:59 का और यही वो समय है जब बाबा सूरजपाल काफिले के साथ भाग रहा था, वो भी भगदड़ कांड के बाद। देखिए बाबा सूरजपाल के काफिले को, ये फरारी का प्रोटोकॉल है। बाबा का लग्जरी सिस्टम है जिसमें कम से कम 12 गाड़ियां तो साफ नजर आ रही हैं। गाड़ियों की रफ्तार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा कितनी तेजी से हाथरस से निकला और महज 20 मिनट में एटा क्रॉस कर गया। तफ्तीश और सूत्र कहते हैं कि बाबा का काफिला मैनपुरी तक नॉन स्टॉप चला। घटना के दिन यानी 2 जुलाई को दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक बाबा के फोन की लोकेशन मैनपुरी वाले आश्रम में मिली है। ड्रोन से लेकर एबीपी न्यूज रिपोर्टर तक मैनपुरी आश्रम के तंत्र पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं भोले बाबा का मैनपुरी में वो बैकअप रूम जिसमें उनके कार्यक्रमों का जो सामान है वो रहता था, उनके जो लोग हैं वो रहते हैं। और जब भी यहाँ कोई बड़ा कार्यक्रम होता है मैनपुरी में तो उनके जो काम करने वाले लोग हैं वो यहीं पर सोते हैं, यहीं पर रहते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये जो बिस्तर लगे हुए हैं ये उसी बैकअप रूम का हिस्सा है। यहाँ पर बाबा की तस्वीरें लगी हुई हैं, यहाँ पर बाबा के तमाम होर्डिंग लगे हुए हैं, 1-2 नहीं, हर तरह के होर्डिंग, हर आकार के होर्डिंग। यहाँ पर ये एक इस तरीके के कई सारे होर्डिंग्स हैं, एक के बाद एक यहाँ पर लगे हुए हैं। तो बाबा के कार्यक्रमों का आयोजन होता है उसके लिए यहाँ पर ये बांस बल्लियां भी रखी हुई हैं और यहाँ पर उनके कार्यक्रमों से संबंधित मीटिंगें भी होती हैं जो उनके कर्मचारी आपस में करते हैं। तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से शुरू हो रही है। ये रथ यात्रा हर साल आषाढ़ में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से शुरू होती है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर विराजकर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। बड़ी संख्या में भक्त जो हैं वो रथ खींचने के लिए उमड़ते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा का भव्य आयोजन 10 दिन तक चलता है। रथ यात्रा में सबसे आगे ताल ध्वज पर श्री बलराम जी चलते हैं। बलराम जी के पीछे पद्मध्वज रथ पर माता सुभद्रा और सुदर्शन चक्र होते हैं और अंत में गरुड़ ध्वज पर श्री जगन्नाथ जी सबसे पीछे चलते हैं। पुरी और अहमदाबाद में खास इंतजाम किए गए हैं। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह सुबह सुबह जगन्नाथ मंदिर पहुंचे और दर्शन किए गए। ये 4 तस्वीरें आप देखिए और 4 तस्वीरों से समझिए कि कितनी खास ये जगन्नाथ रथ यात्रा होती है। किस तरीके से आज सुबह 2 बजे पूजा अर्चना हुई जिसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह जो है शामिल हुए और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं उनके पहुंचने की उम्मीद इस रथ यात्रा में जताई जा रही है और उसके लिए जो प्रशासन की तरफ से है इंतजाम भी कड़े किए गए हैं। रथ यात्रा 2 दिनों तक चलेगी और 2 दिनों तक इसी तरीके के जो इंतजाम है वो पुलिस की तरफ से किए गए हैं ताकि कोई भी अव्यवस्था ना देखने को मिले। ये लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए रथ यात्रा की शुरुआत आज से होनी है लेकिन उससे पहले किस तरीके से जो श्रद्धालु है उनका जन सैलाब जो है वो वहां पर उमड़ पड़ा है
और दूसरी तस्वीर अहमदाबाद से आप देख रहे हैं, भगवान जगन्नाथ को किस तरीके से सजाया गया है। रथ यात्रा की शुरुआत होनी है तो किस तरीके से मंदिर को भी सजाया गया है, कोई कोर कसर ना छूटे, इसके लिए तो तैयारियां है वो जो है बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी। और क्या हालात हैं ग्राउंड जीरो पर, किस तरीके का नज़ारा है, ज़्यादा जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगन्नाथपुरी से श्रीनिवास हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अहमदाबाद से जैनेन्द्र कुमार हमारे साथ सीधा लाइव इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले श्रीनिवास, आपका ही मैं रुख करूंगी। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा की शुरुआत आज से होने जा रही है, देखना चाहेंगे किस तरीके के इंतजाम वहां पर किए गए हैं, किस तरीके की तैयारी वहां पर की गई है? आयुषी, सबसे पहले आपको और एबीपी के दर्शकों को जय जगन्नाथ। देखिए, रथ यात्रा की पूरी तैयारी यहाँ हो चुकी है। ठीक हमारे पीछे वो तमाम 3 रथ जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसपे सबसे किनारे जो पीले कलर का रथ है उस पे महाप्रभु जगन्नाथ को बिठाया जाएगा, बीच वाली रथ पे देवी सुभद्रा और सबसे किनारे वाले रथ पे बलभद्र जी को स्थापित किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ से रथ का काफिला चलता हुआ गुंडीचा मंदिर तक जाएगा, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये महाप्रभु जगन्नाथ की मौसी का घर है। तो लगभग यहाँ से 3 किलोमीटर तक की ये यात्रा होती है। लेकिन इस बार ये एक खास बात है, हर साल ये यात्रा एक दिन में पूरी की जाती है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा संयोग है कि 3 जो तारीख हैं उन तीनों तारीखों के जो रिचुअल्स हैं वो एक दिन में करने पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो पूरी रथ यात्रा की तैयारी शुरू हो जाती है, रिचुअल शुरू हो जाता है, 14 दिन पहले से ये रिचुअल शुरू होता है। और उसमें एक रिचुअल होता है महास्नान का, जिसमें महाप्रभु को 108 घड़े के पानी से स्नान कराया जाता है। और उसके बाद ये माना जाता है कि अत्याधिक पानी से स्नान कराने के कारण प्रभु बीमार हो जाते हैं और उसके बाद तकरीबन 14 दिनों तक भक्तों को प्रभु के दर्शन नहीं होते। जिस दिन दर्शन होते हैं वो नवजीवन दर्शन होता है, फिर नेत्र ज्योति दर्शन और उसके बाद रथ यात्रा। लेकिन ये तीनों दिन के रिचुअल्स इस बार एक ही दिन किए जा रहे हैं और ये संयोग 53 सालों के बाद आया है। 53 साल पहले भी कुछ इसी तरह का हुआ था। तो ये देखिए जगन्नाथपुरी का, और मैं आपको बता दूं सुरक्षा के यहाँ पे भारी बंदोबस्त किए गए हैं। तकरीबन 6 स्तरीय सुरक्षा है, जिसमें 2 बटालियन सीआरपीएफ की फोर्स है और 4 स्तर की सुरक्षा जो है उड़ीसा पुलिस के हाथों में है। पहली जो 2 लेयर्स हैं उसमें सीआरपीएफ के जवान रहेंगे, उसके बाद एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप उड़ीसा पुलिस के, और उसके आगे के और जो 2 लेयर हैं उसमें उड़ीसा पुलिस के जवान रहेंगे। तो बहुत ही सुरक्षा को देखते हुए बहुत ही कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी 6:30 का वक्त हो रहा है और अभी प्रभु जगन्नाथ को खिचड़ी का भोग लगाया जा रहा है। जी हां, सुबह 2 बजे मंगला आरती के वक्त से यहाँ पे तमाम अनुष्ठान शुरू हो गए थे और मंगला आरती के बाद 5:30 बजे सूर्य उपासना और सूर्य उपासना के बाद इस वक्त खिचड़ी का भोग लग रहा है। और 7:30 से 11 बजे तक एक और रिचुअल होता है जिसको कहता है कि सेना पाटा लागी। इसका मतलब ये होता है कि जब भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र की प्रतिमाओं को मंदिर से बाहर रथ पे स्थापित करने के लिए लाया जाएगा तो उस वक्त उनके चारों तरफ एक और लकड़ी का आवरण बनाया जाएगा कि जिससे प्रभु की प्रतिमा को कोई नुकसान न हो। तो एक और आवरण बनाया जाता है जिसको सेना पाटा लागी कहते हैं और ये रिचुअल 7:30 से लगभग 11 बजे तक चलेगा। और जब प्रभु को मंदिर से यहाँ लेकर आए जाएंगे तो फिर प्रभु का यहाँ श्रृंगार होगा और ये तमाम तरह के रिचुअल्स जो हैं वो चलते रहेंगे। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आज रथ यात्रा की शुरुआत जो है वो तकरीबन 4 से 5 बजे के बीच होगी और आज ये रथ यात्रा पूरी नहीं होगी और यहीं कहीं रास्ते में रथ यात्रा को रोका जाएगा। रात में रथ वहीं रुके रहेगी और फिर एक बार कल सुबह से रथ यात्रा की शुरुआत होगी। आयुषी, बिल्कुल बिल्कुल श्रीनिवास, बहुत अच्छे से आपने समझाया किस तरीके से रिचुअल वहां पर किए गए और क्या तैयारी की गई है। अहमदाबाद से जैनेन्द्र हमारे साथ जुड़े हुए, पीछे हम देख रहे हैं तैयारी। जैनेन्द्र, वहां पर प्रशासन की तरफ से की गई है, कितनी उम्मीद जताई जा रही है, पहले दिन कितने श्रद्धालु जुट सकते हैं और किस तरीके के अहमदाबाद में तैयारी है, इंतजाम है? देखिए, अहमदाबाद में भी भव्य तैयारियां हैं और साल के बाकी दिन श्रद्धालु आते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर, लेकिन आज का दिन ऐसा होता है कि भगवान नगर भ्रमण पर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर निकलते हैं। मेरे पीछे ये अहमदाबाद की जमालपुर में प्राचीन
जगन्नाथ जी का मंदिर है जो सज कर संवर कर बिल्कुल तैयार है रथ यात्रा के लिए। अंदर भगवान कृष्ण, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा, 3 जो परंपरागत रथ हैं वो तैयार हैं। निकलने के लिए इंतजार किया जा रहा है मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री परंपरा के अनुसार यहाँ पर हर साल रथ यात्रा को रवाना करते हैं, एक तरीके से शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री, और पूरा शहर जो रथ यात्रा का रूट होता है, मार्ग होता है, उसमें उमड़ा होता है प्रभु के दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हैं 3 रथ, सबसे आगे जो है वो बलराम जी की का रथ है, उसके पीछे बहन सुभद्रा का रथ है और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ यानी कृष्ण जी का रथ है। और इन रथों में भगवान की मूर्तियां रखी जाती हैं और ये यहाँ से रवाना होकर के सरसपुर, अहमदाबाद में एक जगह है जहाँ पर की मान्यता के मुताबिक भगवान के मामा का मंदिर है, वहाँ तक ये रथ यात्रा जाती है। और पूरे रास्ते में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। तस्वीरें हम अपने कैमरे के जरिए दिखाएंगे। मेहरबान जी, कैमरे के जरिए दिखाइए कि मंदिर जिस जगह पर स्थित है वहां पर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है, और इसी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था आखिर तक जो तकरीबन 20 किलोमीटर का पूरा रास्ता है, 10 किलोमीटर जाना और तकरीबन 10 किलोमीटर फिर वापस आना, इस पूरे रास्ते पर दोनों तरफ बैरिकेडिंग की हुई है और इसी तरीके से आम लोग इंतजार कर रहे हैं। तो और लोगों के अंदर वो उत्साह और वो खुशी साफ तौर पर भी नजर आ रही है। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए लोग सुबह से खड़े हैं, जिस तरीके से बता रहे हैं। एक बार फिर से श्रीनिवास के पास चलते हैं। श्रीनिवास, जिस तरीके से हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया था, मन की बात कार्यक्रम में भी उन्होंने जिक्र किया था, ये भी बताया था कि अब जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। श्रद्धालुओं का उत्साह भी उन्होंने बताया, अपना उत्साह भी उन्होंने बताया कि कितने खुश हैं वो इस बार जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है उसे लेकर भी। आज की अगर बात की जाए तो कौन कौन से जो खास मेहमान हैं आज जो रथ यात्रा में शामिल होने वाले हैं? देखिए आयुषी, यहाँ पे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद यहाँ पे भक्त के तौर पे आज उपस्थित होंगे। और इसके अलावा जो हमारी जानकारी मिली है कि कई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और न्यायाधीश भी यहाँ आएंगे। लेकिन एक अद्भुत तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। लोग कहते हैं कि जब यहाँ प्रभु की रथ को खींचा जाता है तो जिस रस्सी से खींचा जाता है, अगर उस रस्सी को पकड़कर आप थोड़ी दूर भी रथ को खींचते हैं तो आपके तमाम पाप जो हैं वो कट जाते हैं। तो आइए आज हम एबीपी के दर्शकों को उस पवित्र रस्सी के दर्शन कराते हैं। ये देखिए, ये वो तमाम रस्सियां हैं जिनसे इन रथों को बांधा जाएगा और इसे पकड़कर हजारों हजार की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो इस रथ को खींचते हुए जय जगन्नाथ का जयकारा लगाते हुए यहाँ से 3 किलोमीटर आगे गुंडीचा मंदिर तक जाएंगे। और ये अद्भुत तस्वीर है, यही वो रस्सी है जिससे रथ को, इन तीनों रथों को बांध कर खींचा जाएगा। और पुरानों और परंपराओं की मान्यताओं के अनुसार इन रस्सियों को अगर आपने पकड़कर प्रभु के रथ को थोड़ी दूर भी खींचा तो ये कहा जाता है कि आपके तमाम पाप जो हैं कट जाते हैं। और मान्यता ऐसी है कि मैं आपको बताऊं कि परंपरा के अनुसार जब प्रभु जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र इस रथ पे सवार होंगे तो रथ की रवानगी के पहले पुरी के राजा खुद यहाँ पे आएंगे। और राजा एक राजा की तरह नहीं, भक्त की तरह आते हुए प्रभु के रथ के रास्ते में झाड़ू लगाता हुआ आगे की ओर बढ़ेगा। यानी कि राजा रास्ते पे झाड़ू लगाएगा और उस रास्ते से होते हुए प्रभु का रथ आगे अपने मौसी के घर की तरफ रवाना होगा। एक बात और मैं बता दूं कि जिस जगह पे हम खड़े हैं ये एक सुरक्षा घेरा है, यहाँ पे तमाम लोगों का आना वर्जित है। लेकिन पीछे एक तस्वीर दिखा देता हूँ कि अभी ही सुबह का वक्त है, जबकि 4 से 5 बजे के करीब ये माना जा रहा है कि रथ यात्रा प्रारंभ होगी। हजारों हजार की संख्या में श्रद्धालु हैं और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाएगा ये संख्या हजारों से बढ़कर लाखों में हो जाएगा, वो बढ़ सकती है। शुरुआत मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। जिस तरीके से जैनेंद्र जानकारी दे रहे थे, भूपेंद्र पटेल पहुंच चुके हैं और अब अंदर जाकर पूजा अर्चना वो करेंगे। बहुत धन्यवाद जैनेंद्र आपका भी तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, और श्रीनिवास आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य संजीव शांडिल्य त्यागी। भाग्य की बात में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले आज का पंचांग देखते हैं। आज संवत 2081 आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि रात्रि 4:59 तक रहेगी। आज 7 जुलाई 2024 रविवार का दिन है। आज पुष्य नक्षत्र, हर्षण योग तथा बालवकरण है। आज चंद्रमा का राशि संचार सारे दिन कर्क राशि से रहेगा। आज राहु काल शाम 4:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा।
आज यमघंटक योग दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक रहेगा। किसी भी नए कार्य को आरंभ करने के लिए राहुकाल तथा यमघंटक योग इन दोनों समय का त्याग करना चाहिए। नए व्यापारिक कार्यों को करने के लिए आज अमृत नाम का चौघड़िया मुहूर्त प्रातः 10:42 से दोपहर 12:24 तक रहेगा। आज पश्चिम तथा उत्तर दिशा की यात्रा करना कंपटीशन, नौकरी, इंटरव्यू, बिजनेस, धार्मिक व घूमने के दृष्टिकोण से शुभ रहेगा। डॉक्टरी सलाह तथा मेडिकल जांच के लिए शुभ समय प्रातः 7:55 से प्रातः 8:32 तक, फिर दोपहर 1:10 से दोपहर 3:32 तक रहेगा। कारपोरेट व कंपनी अफेयर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी, सेपरेशन व सिविल मैटर से संबंधित मुकदमा दायर करने के लिए एवं एडवोकेट से मिलने हेतु शुभ समय प्रातः 8 बजे से प्रातः 8:30 तक, फिर दोपहर 1:10 से दोपहर 3:25 तक रहेगा। अब बात करते हैं आकाश में ग्रहों के आज के गोचर की। सौर मंडल में घूम रहे ग्रहों की रश्मियों का हमारे जीवन के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक व व्यक्तिगत सभी क्षेत्रों में प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा तथा ग्रहों के इस गोचर के आधार पर नित्य राशियों की प्रेडिक्शन की जाती हैं। आज सूर्य शुक्र ग्रह मिथुन राशि में, चंद्रमा बुध ग्रह कर्क राशि में, बृहस्पति ग्रह वृष राशि में, मंगल ग्रह मेष राशि में, शनि ग्रह कुंभ राशि में, राहु ग्रह मीन राशि में तथा केतु ग्रह कन्या राशि से भ्रमण करेंगे। अब बात करते हैं आज के 12 राशियों के राशिफल की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन नई उपलब्धियों को ला रहा है। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, मनोस्थिति शानदार रहेगी, विचारों में सकारात्मकता आएगी। पुरानी निराशा को छोड़कर जीवन में नई शुरुआत हो सकती है। करियर में बड़ी तरक्की की संभावनाएं हैं। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन शानदार तथा उत्साह से भरा रहेगा। नई ऊर्जा का संचार रहेगा। राशि से चंद्रमा के तीसरे घर से स्वराशि में भ्रमण के कारण आर्थिक प्रगति के नए रास्ते खुल सकते हैं। कार्यस्थल पर आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। लवमेट के साथ भावनाओं को शेयर करना शुभ रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन नई उम्मीदों को ला रहा है। हेल्थ ठीक रहेगी। कारोबार को नए उत्साह से करेंगे। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ चल रहे मतभेद दूर होंगे। महिला उद्यमी मेडिसिन, फार्मा, पब्लिकेशन तथा एजुकेशन के क्षेत्र में बड़ी प्रगति कर सकती हैं। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन नई संभावनाओं को ला रहा है। राशि में स्वराशि चंद्रमा की उपस्थिति से मन में उत्साह से भरे सकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे। रिश्तों में आया मानसिक ट्रॉमा दूर होगा। दान पुण्य तथा सेवा के कार्यों में धन खर्च हो सकता है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन प्रसन्नता से भरा रहेगा। सेहत ठीक रहेगी, लेकिन राशि से चंद्रमा के 12वें घर से भ्रमण के कारण मन में तनाव तथा चिंता उत्पन्न हो सकती है। कारोबारियों को उत्तर दिशा में कारोबार के विस्तार की संभावनाएं हैं। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन शुभता से भरा रहेगा। आपका स्वास्थ्य नेक्स्ट लेवल का रहेगा। मंदी में चल रहे व्यापार के गति पकड़ने की संभावना है। व्यापार को बढ़ाने के लिए बैंक में अप्लाई किए गए लोन के सैंक्शन होने की संभावना है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ रहने वाला है। स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। राशि से चंद्रमा के दशम भाव से भ्रमण के कारण करियर तथा बिजनेस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता मिल सकती है। घर के इंटीरियर को बदलने के लिए इंटीरियर डेकोरेटर के साथ मीटिंग संभावित है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। हेल्थ तथा फिटनेस को लेकर गंभीर रहेंगे। आपकी प्रेरणा से परिवार के सदस्य भी हेल्थ के प्रति जागरूक बने रहेंगे। राशि से चंद्रमा के भाग्य भाव में स्वराशि से भ्रमण के कारण भाग्योदय होने की पूरी संभावना है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्यतः शुभ ही जाएगा।
लेकिन किसी पारिवारिक सदस्य की हेल्थ बिगड़ने से रूटीन डिस्टर्ब हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता दिखानी आवश्यक है। पारिवारिक मामलों में उतावलापन व जल्दबाजी ना करें। जीवन साथी की सलाह से समस्या का हल निकलेगा। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन नई खुशियां व उत्साह को लेकर आ रहा है। आज सारा दिन तनाव रहित रहेंगे व सारा दिन मौज मस्ती में गुजर सकता है। लंबे अरसे बाद पत्नी संग घूमने जा सकते हैं। जीवन साथी द्वारा मिला मोटिवेशन आपके अंदर आत्मविश्वास जगा सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन मिश्रित प्रभावों को ला रहा है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अति आत्मविश्वास तथा अति भावुकता से बचें। दोपहर 3 बजे से रात्रि 9 बजे तक हनुमान चालीसा के 3 पाठ करना आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शुभ रहेगा। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन सौभाग्य से भरा रहेगा। स्वास्थ्य शानदार रहेगा। जोड़ों का दर्द व इन्फेक्शन की समस्या खत्म हो सकती है। धर्म तथा सेवा कार्यों के प्रति रुझान बढ़ा रहेगा। अब बात करते हैं आज के वास्तु विज्ञान की। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने मनुष्य जीवन व आवास पर पड़ने वाली ब्रह्मांडीय किरणों व पंचमहाभूत तत्वों भूमि, आकाश, वायु, जल, अग्नि से मनुष्य जीवन को कैसे अधिकतम लाभ पहुँचे, इसलिए वास्तुशास्त्र का निर्माण किया है। सरकारी, अर्ध सरकारी तथा बड़े बिल्डर्स द्वारा बनाई गई टाउनशिप में वास्तुशास्त्र के नियमों का अवश्य पालन करना चाहिए, जिससे वहाँ रहने वाले लोगों की आर्थिक प्रगति उत्तम रहे तथा स्वास्थ्य अच्छा रहे। टाउनशिप का नक्शा व लेआउट इस तरह बनाना चाहिए कि अधिकतम प्लॉट या भूखंडों का फेस उत्तर तथा पूर्व दिशा की तरफ रहे। उत्तर तथा पूर्व दिशा के भूखंडों का लेआउट दक्षिण तथा पश्चिम दिशा के भूखंडों व फ्लैट से अलग होना चाहिए। प्लॉटों तथा भूखंडों का आकार आयताकार या वर्गाकार ही रखना चाहिए। टाउनशिप की ज़मीन को लेने से पहले भूमि परीक्षण अवश्य करा लेना चाहिए। टाउनशिप में उत्तर तथा पूर्व दिशा की तरफ ज़्यादा भूमि को छोड़ना अच्छा रहता है तथा दक्षिण व पश्चिम दिशा के मुकाबले उत्तर तथा पूर्व दिशा नीची रखनी चाहिए। बाकी की बात में आज इतना ही। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। नमस्कार।